गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग जो है कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान उप विषय राजनीति विज्ञान प्रकरण जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में जो है हम लोग आज अध्ययन करें। लेसन 4 है यह। तो सबसे पहले जाति धर्म और लैंगिक मसले पर चर्चा हो। सर्वप्रथम जाति धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित बात यह आती है कि संसार का एक इकलौता भारत ही ऐसा देश है जहां पर जातिगत व्यवस्था पाई जाती है। अन्य जगहों पर आप देखेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो वही बात, जाति हमारे यहाँ जो वर्तमान समय में जाति व्यवस्था है वह प्राचीन काल में कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था का ही एक जो है बिखरा हुआ रूप है। प्राचीन काल में देखा जाए तो मिलता था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों में समाज विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्हीं वर्णों से उन वर्णों की उत्पत्ति जो है कहीं न कहीं कर्म के आधार पर रखी गई थी। उन्हीं वर्णों का बिखरा स्वरूप जो है आज वह जातिगत व्यवस्था के तहत पाई जाती है। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करें कि निजी व सार्वजनिक मसले, जातिगत मामलों को यदि देखा जाए तो देश में बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं और उन जातियों के तहत आप पाएंगे कि अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। उन उपजातियों में आपस में कुछ ऐसे संबंध होते हैं, आपस में कुछ भेदभाव होते हैं जिनके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो जाति हो गया। धर्म, भारत ऐसा देश है जहां पर आप पाएंगे कि अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग भी भारत में निवास करते हैं। भारत में इस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है कि न सिर्फ जातियां और उपजातियां हैं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म के मतावलंबी भी पाए जाते हैं। और लैंगिकता, लैंगिक मसले तो न सिर्फ भारत की समस्या है कोई, यह सारे संसार की समस्या है। 2 प्रकार के लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और इनमें आपस में अधिकार, इनके आपस के कर्तव्य, आपस के दायित्व के बारे में जो है बार बार समस्याएं संसार के सामने आती रही है कि पुरुष का अधिकार, स्त्री का अधिकार कितना होना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि संसार में पुरुष और स्त्रियों की जो हिस्सेदारी है वह 50-50% की है, होनी भी चाहिए। लेकिन बहुत से देशों ने इस साझेदारी को समझा है। जहां पर आप पाएंगे जैसे स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, वहां पर आप देखेंगे तो महिलाओं का ही जो है ज्यादातर वर्चस्व है। महिलाओं का यानी महिला से संबंधित वहां पर जो है नेतृत्व ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं का ज्यादा वर्चस्व है। लेकिन भारत जैसे देशों में आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है पुरुषों का वर्चस्व है। पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो निजी और सार्वजनिक मसलों में देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में, हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। बार बार यह देखने को मिलता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की चाह समाज में ज्यादा रहती है और यह मसले कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं, जिसका आज एक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि लड़कियों की संख्या निरंतर जो है घटती जा रही है। लड़कियों का अनुपात निरंतर घटता जा रहा है। और जब आप लिंगानुपात में भारत का लिंगानुपात उठाकर देखें तो आपको पता चलता है कि जहां 1000 पुरुष हैं वहां पर स्त्रियों की संख्या जो है 947 है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। परिवार में महिलाओं का आदर कम होता है। महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना पुरुषों पर ध्यान दिया जाता है। लड़कियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना जो है लड़कों पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार की सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम
प्रधान समाज की बात कर रहे हैं कि पितृ प्रधान समाज, जिसमें पिता मुखिया हो, ऐसा परिवार जिसका पिता मुखिया हो, तो ऐसे परिवार को पितृ प्रधान परिवार कहते हैं। ऐसे समाज को जहां पर पुरुषों का वर्चस्व हो, पुरुषों के नेतृत्व में कार्य होता हो, वह पितृ प्रधान समाज कहा जा सकता है। पितृ प्रधान समाज में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग एक अनुमान के अनुसार जब स्त्रियों के बारे में चर्चा हो रही थी तो उसमें यह बात कही गई कि लगभग 54% ही स्त्रियां 2001 की जनगणना के अनुसार 54% ही स्त्रियां भारत में साक्षर थी, जबकि 75% पुरुष साक्षर थे। 2011 में जो है यह स्थिति में बदलाव आया और लगभग 65% स्त्रियां जो है वह साक्षर हो गई और 75 से अधिक पुरुष जो है साक्षर हो गए। तो मतलब यह है कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार तो आया, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके चिकित्सा पर, उनके खेल कूद पर ध्यान अधिक दिया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं लैंगिक मसले जो है सामने आ जाते हैं। फिर आय, जैसे कि आय की बात हुई तो पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी जो है आय हो सकती है, बशर्ते उन्हें वह अवसर प्रदान किया जाए, उन्हें वह अवसर दिए जाएं, तब ऐसा संभव हो सकता है। फिर है भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था बनाई गई। जैसा कि भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है कि जितना पुरुष जो कार्य महिला कर रहे वही कार्य पुरुष कर रहा है तो बराबर वेतन दे दिया जाए। लेकिन ओरिजिनलिटी यह है कि कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और लोगों के दिमाग में, उनके मानसिकता में यह बात बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम कार्य करती हैं, इसलिए उनको उतना वेतन नहीं मिल पाता। तो यह संविधान के तहत बात तो है, लेकिन जमीनी रूप पर जो है उतर नहीं सकी है। पुत्र प्राप्ति की चाहत, हम पहले बतलाए आप लोगों को कि पुत्र प्राप्ति की चाहत भारतीय समाज, हर परिवार में इस बात की बात होती है कि पुत्र हो। ऐसा क्यों? भारतीय समाज में ऐसा आप मान सकते हैं कि अंधविश्वास है या ऐसी प्रथा परंपरा है कि लोग सोचते हैं कि हमारा पुत्र होगा तो हमारे वंश का नाम बढ़ाएगा, आगे वंश का नाम ले जाएगा जो है। और एक सबसे बड़ी बात हिंदू समाज में जो होती है कि पुत्र ही पिता के शव का जो है, शव को जो है कंधे पर रख करके जो है ले जाएगा। तो इस प्रकार की जो एक प्रकार से अंधविश्वास भारतीय समाज में है, यह अंधविश्वास जो है कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ता है, आ जाता है। अब है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो आपको बताएं कि वर्ष 2014 का यह आंकड़ा है कि वर्ष 2014 ईस्वी में प्रथम बार ऐसा हुआ देश में जब 12% महिलाएं जो है वह लोकसभा में पहुंची थी। ऐसा आज तक का भारत का रिकॉर्ड रहा है कि 2014 में जो है सबसे अधिक महिलाएं जो है लगभग 12% पहुंची थी। इसके पहले कभी भी महिलाओं का इतनी अधिक संख्या लोकसभा में नहीं थी। तथा और देखें तो विधानसभाओं में जो प्रदेश की सारी विधानसभाएं हैं उनमें 5% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और लगभग आप देखें तो 10 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व जो है वह पूरे देश में है। अर्थात वह ग्राम प्रधान हो सकती हैं, वह क्षेत्र पंचायत सदस्य हो सकती हैं, वह जो है आप देखेंगे तो नगर पंचायतों में हो सकती हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष, या आप देखेंगे नगर निगम में जो है वह मेयर हो सकती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिनिधित्व की बात देखा जाए तो महिलाओं की संख्या लगभग 10,000 रही है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई थी उसको अब धीरे धीरे समाप्त करने की बात चल रही है। अब उसे यह देखने की बात चल रही है कि कहीं ना कहीं अब महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और हो भी रहा है। एक समय था जब महिलाओं का जो है काफी अनादर किया जाता था, जब काफी
जो है उन्हें इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था जिस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, अर्थात सम्मान के दृष्टि से। मध्यकाल में इनकी स्थिति काफी खराब रही, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में अब हम देखेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज हमारे देश में बड़े बड़े ओहदे पर जो है महिलाएं पहुंच रही हैं। उन महिलाओं की आप चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियों की जो है अध्यक्षा हैं, जो है जैसे आप वर्तमान समय में देखें तो पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो है वह श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है वह जो है सुश्री मायावती जी हैं। आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी हैं। इस प्रकार से आप पाए सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, तमाम ऐसे ऐसे हस्तियां हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं। आज वह न सिर्फ इन सारे कार्यों में लगी हैं बल्कि भारत सरकार के नियम के तहत आज वह बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गई हैं। आज वह देश की रक्षा में लगी हुई है। आज देश की सीमाओं पर वह जो है देश की रक्षा कर रही है। हर क्षेत्र में आज देखें तो महिलाओं की प्रगति हो रही है। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, ये तीनों चीजें बड़ी ही आप देखें तो पाएंगे कि भारतीय समाज में, भारत की राजनीति में तीनों का बड़ा महत्व रहा है। धर्म, अनेक पार्टियां जो है इन्हें धार्मिक तरीके से ऐसे अपने स्वभाव, ऐसे विचार रख करके धर्म के अनुसार लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। और यह धर्म जो है कहीं न कहीं राजनीति के आ जाता है, काम आ जाता है और राजनीति जो है धर्म के आधार पर होने लगती है। हर पार्टियां अपने धर्म के आधार पर जो है वह कुछ लोगों को अपने तरफ खींचने का कार्य करती हैं। यह जो है कहीं न कहीं राजनीति में आ जाता है। इसके बाद है सांप्रदायिकता। वह सांप्रदायिकता क्या है कि आपस में ही धर्म मतावलंबियों को जो है, अनेक धर्म मतावलंबियों को आपस में लड़ाते हैं, सांप्रदायिक भावना जो है फैलाते हैं, जो कहीं न कहीं राजनीति के लिए कारगर साबित हो जाती है और उनकी पार्टी का जो है सरकार बन सकती है या वह उन लोगों को अपनी पार्टी की तरफ खींच सकते हैं। फिर राजनीति में भी आप देखेंगे वही कार्य होता है कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, इस आधार पर भी जो है लोगों को भुलवाने, भटकाने का कार्य करके और उनके वोटों को लेकर के अपनी मानसिकता को जाहिर करके जो है वह अपनी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अब है जाति और राजनीति। जाति और राजनीति के बारे में भी चर्चा हो गई। जाति के अंदर राजनीति, इसके बारे में थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि जात के अंदर राजनीति कैसे होती है कि एक ही जात के लोग हैं, सोचते हैं कि ठीक है हमारी जाति का यह पार्टी भला कर सकती है, लेकिन होता क्या है कि जब एक जाति के अंदर ही राजनीति हो जाती है, कैसे होती है भाई? अब उसमें कोई उसी जाति में कोई व्यक्ति बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है। अब उनके ऊपर राजनीति खेलने का कार्य पार्टियां करती हैं, दल करते हैं कि जो गरीब, इस जाति के जो गरीब लोग हैं हम उनके लिए यह नियम कानून बनाएंगे। अब उस जाति के कुछ लोग जो है अब उसकी तरफ जो है जाने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से देखें आप तो जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है, उपजाति के अंदर भी इस प्रकार की राजनीति पाई जाती है। तो यही सारी चीजें इस लेसन में थी और यह सिर्फ मसले न सिर्फ भारत के हैं बल्कि सारे संसार के यह मसले हैं। सारे संसार में इस चीजों को जो है पाया जाता है। जैसा कि हम बताएं कि स्वीडन, नॉर्वे ऐसे देश हैं जहां पर निश्चित तौर पर महिलाओं की जो है संख्या, महिलाओं की जो है भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व में काम अधिकाधिक हो रहे हैं, किंतु भारत ऐसे देश में जो है अभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो आज बस इतना ही, आगे का कार्य जो है अगले दिन। धन्यवाद।